अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की। उनका जो Q1 का डिविडेंड है वो भी आ गया, उनका रिजल्ट भी आ गया, बल्कि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आ गई है। बाकी कुछ फोर्सेस थी जो कि मार्केट पे असरअंदाज हो रही थी, जिसकी वजह से एफएफसी भी थोड़ा सा नीचे जा रहा था, जो एफएफसी की अपनी रीज़न नहीं थी वो, तो उन पर भी बात करेंगे। और तीसरा फिर एफएफसी और ये जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की अपनी भी थोड़ी सी इस दफ़ा सेल्स कम हुई थी, लेकिन ये जो एफएफसी है इसने अपना जो है प्रॉफिट इनका बढ़ा है पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के लिहाज से इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिविडेंड पे। तो डिविडेंड जो है इस दफ़ा 7 रुपीज़ का दिया है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर का, जो कि पिछले साल 2024 में 5.5 रुपीज़ का दिया था। इसी तरह इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, वो जो आके हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट्स वगैरह। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी रिसेंटली जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है उसने जो 2025 का फर्स्ट क्वार्टर था उसके रिजल्ट में 7 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि यही अगर देखें पिछले साल जो फर्स्ट क्वार्टर था 2024 का उसमें उन्होंने 5.5 रुपीज का जो डिविडेंड था वो अनाउंस किया था। इसमें उनकी एक तो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स थे वो भी आ गए थे और उसके बाद कुछ दिनों बाद फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी होते हैं और उसके बाद थोड़ी सी और डिटेल्स भी होती हैं, डायरेक्टर्स मैसेज होता है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो डिटेल्स होती हैं। सबसे पहले रिपोर्ट ही देख लेते हैं। रिपोर्ट में उन्होंने 7 रुपए का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया था। उसके बाद उन्होंने ये बताया था ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 एफएफसी अंडरटुक स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस। एक तो इस साल इन्होंने मेंटेनेंस किया है और फिर यूरिया की प्रोडक्शन जो है वो बताई थी कि 629 किलो टन या 1000 टन जो यूरिया की हुई थी, वेरेज डैप जो है उसकी प्रोडक्शन 168,000 टन रही थी फर्स्ट क्वार्टर में। तो उन्होंने दूसरा बताया कि जो ईयर ऑन ईयर फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स है वो 26% इनकी डाउन रही है। जबकि अगर आपने एग्रो फर्टिलाइजर का रिव्यू जो हमने किया था वो देखा हो तो उसमें 50% से कम जो है वो उनकी सेल्स हुई थी पिछले साल के मुकाबले में फर्स्ट क्वार्टर की। तो उस लिहाज से ये तो काफ़ी मतलब सिर्फ 26% का फर्क पड़ा है। जबकि द कंपनी आल्सो improved market share to 49% compared to 45% last year, whereas only holds 16% of industry closing inventory। इनका जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ा है। तो मार्केट शेयर बढ़ने में एक वो जो हाथ है ना उसका है, वो जो इन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स बनाए थे। वो हमने पिछले साल की जब हम रिपोर्ट्स देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि वो 70 तक स्टोर जो है वो एस्टेब्लिश कर चुके थे जिसमें वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल कर रहे थे। उसमें फिर वो जो आ जाते हैं सेंटर में डीलर्स वगैरह, उनका प्रॉफिट एक तो ख़त्म हो जाता है और जो अच्छी प्राइस है वो डायरेक्टली मिल रही होती है किसानों को या एंड यूजर्स को। द कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 13.3 बिलियन एज कम्पेयर टू 10.5 बिलियन लास्ट ईयर। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि जो एफएफसी है उसका एक्चुअली प्रॉफिट बढ़ा है इस साल। जबकि अगर एग्रो फर्टिलाइजर को देखें फर्स्ट क्वार्टर में उनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने वो शुरू किया था ना डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स, वो एक गेम चेंजर था। उसके मुकाबले में एग्रो फर्टिलाइजर ने भी एक स्टेप लिया था, यूआई एग्री के नाम से शायद उनका कुछ था, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन फर्टिलाइजर सेल कर रहे थे। लेकिन जाहिर है फिर ऑनलाइन और डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स में बड़ा फर्क होता है। स्पेशली अगर आपने छोटे फार्मर्स तक पहुंचना है तो ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो है ना ये गेम चेंजर है। तो बाकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती है वो फिर यहाँ से देख लेते हैं। ये शुरू का वही हिस्सा है जो मैंने इंग्लिश में पढ़ के आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है। इसमें ये नीचे एसेट्स की डिटेल होती है। एसेट्स एक्चुअली जो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में थोड़े से इनके ओवरऑल कम ही हुए हैं। 370 बिलियन पे है इस टाइम पे, 416 बिलियन लास्ट टाइम थे। तो ये इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अपनी की होंगी। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए टोटल एसेट्स 374.16। अब इसमें जो लाइबिलिटीज की डिटेल्स और बाकी ये आप खुद पढ़ सकते हैं।
ये एक एक चीज़ पढ़ के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एसेट्स में जो है वो स्टोर्स स्पेयर्स एंड यूज्ड टूल्स में कितने पड़े हैं, फिर स्टॉक्स इन ट्रेड में कितने पड़े हैं, फिर ये बाकी मतलब ये चीज़ें तो आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक और प्रॉफिट था, ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट जो इनका हुआ है वो 22 बिलियन था इस दिस ईयर, लास्ट टाइम ये 17 बिलियन था। इसी तरह फिर जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 13 बिलियन था, लास्ट टाइम जो है 10 बिलियन था। तो उस लिहाज से जब प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करें तो ये 9.33 बनता है, जो कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। और पिछले साल उन्होंने जो डिविडेंड भी दिया था वो ₹5.5 का दिया था। इस दफ़ा काफ़ी अच्छा ₹7 का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है। इसकी वजह से फिर भी कुछ उन्होंने अपने पास रखा है, लेकिन वो इन्वेस्ट वगैरह कर देते हैं आगे पीछे, और वो उसका भी फिर लास्ट टाइम प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट में ही आता है उसका इफेक्ट। और वैसे भी ऑपरेटिंग के लिए कुछ ना कुछ कैश तो इनके पास होनी चाहिए। ये फिर अगेन जो वही है, इनकम स्टेटमेंट है। 13 बिलियन का प्रॉफिट इस दफ़ा हुआ है, 13.28, और लास्ट टाइम जो है 10.59 जो है वो हुआ था। ये कुछ डिटेल्स हैं इक्विटी की, वो मतलब कैपिटल रिजर्व्स में कितने पड़े हुए हैं, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मर्जर, फिर जनरल रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स में कितने पड़े हुए हैं। तो ये इक्विटी की एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट है, तो इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। फिर आगे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये रिपोर्ट आपको पढ़ लें। तो इसमें जो ज़्यादा जो देखने वाली चीज़ थी वो एक तो इनकी जो सेल्स हैं वो 26% कम हुई हैं, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन की वजह से और उनके जो ये है ना प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ है, और फिर उसके मुकाबले में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। और इस दफ़ा उन्होंने फिर थोड़ा सा जो डिविडेंड दिया है वो भी पिछले साल के मुकाबले में ज़रा बेहतर दे दिए। जैसे ये KSE 100 इंडेक्स का चार्ट है, ये देखिए चीज़ें नॉर्मल जा रही थी, उसके बाद ये ट्रम्प के टैरिफ्स आए, उसकी वजह से थोड़ा सा लेवल नीचे गया मार्केट का। उसके बाद ये जो इंडिया पाकिस्तान वार है ना, इसकी वजह से बहुत नीचे वो लेवल चले गए थे तकरीबन। अगर हम पीछे यहाँ पे देखें तो जब चीज़ें बढ़ रही थी तो उस वक्त तकरीबन जो नवंबर दिसंबर में जो लेवल था ना उस तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही थोड़े से हालात ठीक हुए तो एक दिन में 10,000 से भी ज़्यादा बल्कि रिकवरी होके तो वो बिल्कुल जो मार्केट का टॉप का लेवल था ना 118,000 उसके बड़े करीब पहुंच गया। इसी तरह जो FFC है वो देखें, ये यहाँ पे टॉप पे 420 करके आया हुआ है, और यहाँ पे ये पिछले दिनों अचानक से 314 तक भी गया नीचे, लेकिन अभी रिकवरी करके शायद 370 तक पहुंच गया, जो कि इवन दो डिविडेंड्स भी तो दिए थे ना सेंटर में, तो वो भी प्राइस में से जाते हैं। अगर इसको भी मिला लें तो जो टॉप से सिर्फ 20 रुपीज़ ही नीचे है, यानी कि 30 रुपीज़ ये वाले मिला लें तो फिर वो तकरीबन 20 रुपीज़ ही टॉप से नीचे, और ये और भी आज ऊपर जाने का चांस है। तो जो मार्केट में थोड़े से मसले चल रहे थे, एक ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, और वो भी उसके डिफरेंट कंट्री से, इवन चाइना से भी कुछ ना कुछ वो करके तो उन्होंने डील्स वगैरह साइन कर ली हुई हैं। उस फ्रंट पे भी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अभी जो पाकिस्तान का जो मसला चल रहा था इंडिया के साथ वो तो आप फॉलो कर ही रहे, फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है चीज़ें, स्पेशली आफ्टर जो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा सा पंच दिया हमको। अच्छा, जो एक्सटर्नल फोर्सेस जिनकी मैं बात कर रहा था वो ट्रम्प के टैरिफ्स थे एक, तो उसका असर दुनिया की मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स पे हो रहा था, और इनडायरेक्ट असर थोड़ा सा हमारी स्टॉक मार्केट पे भी हो रहा था। जबकि ना तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो कोई एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान की, और डायरेक्ट कोई उसका इम्पैक्ट आ भी नहीं सकता फर्टिलाइज़र पे, बल्कि ये गैस और ऑयल वगैरह सस्ता ही होगा ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से, तो उसका कोई इस तरह इम्पैक्ट आना नहीं था फर्टिलाइज़र्स पे। तो वो वैसे भी जो है US का चाइना के साथ भी और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ भी वो किसी न किसी उस पर पहुँच गए हैं, कुछ ना कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसीजंस इस तरह के हो गए हैं कि वो टैरिफ्स वाली चीज़ जो है वो अब थोड़ी सी बैकग्राउंड पे चली जाएगी। चाइना के साथ भी अभी उनकी कोई सेटलमेंट हुई है रिसेंटली। दूसरी चीज़ जो थी वो पाकिस्तान इंडिया वार के जो तीन दिन थे जब वो बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी और मिसाइल मार रहे थे एक दूसरे को, उन दिनों मार्केट काफ़ी जो है वो नीचे आई थी। स्पेशली जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया था वो तो वीकेंड पे लिया था, उससे पहले जब इंडिया ने थोड़ा सा अटैक्स वगैरह किए और ड्रोन्स वगैरह भेजने शुरू किए तो मार्केट एकदम से 8-9 हज़ार नीचे चली गई थी।
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जो है वो रिकवर हुई है, उसका भी असर अब बेहतर हो गया। अब जो वैसे फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं उनके सेल्स तो कम हुई हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो मार्केट शेयर है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का वो बड़ा है। उसकी एक तो रीज़न जो इनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स इन्होंने बनाए थे वो, फिर उसके बाद अलावा जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है इनको गैस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सस्ती मिल रही है, वो भी इस वजह से कि वो माड़ी गैस वो भी ये फौजी ग्रुप की ही एक कंपनी है और उन्हीं से वो परचेज़ कर रहे हैं, और इनकी लोकेशन के लिहाज से जो है इनको वो गैस की प्राइस काफ़ी बेहतर मिल रही है एंग्रो फर्टिलाइज़र वगैरह से। इस लिहाज से भी इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जो कि शायद ये सोच रहे हों कि उनको फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स रखने चाहिए, स्पेशली फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के, तो डेफिनेटली रखने चाहिए, बल्कि इंक्रीज़ भी करने चाहिए। बल्कि मुझे पिछली वीडियो के कमेंट्स में जो है वो एक कमेंट आया हुआ था कि किसानों का जो है वो बुरा हाल है और फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो फिर भी ख़रीदवाए जा रहे हो। तो एक तो जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ वो ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें, आप बिल्कुल अपने लिहाज से कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं ये बात करता हूँ वो अगले 4, 5, 6 सालों को देख के कर रहा होता हूँ। अगर एक आध सीज़न जो है वो किसानों का अच्छा नहीं लगा या एक दफ़ा उनको गंदम की प्राइस नीचे मिली है और वो उनके इकोनॉमिक्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगले 4-5 साल में भी यही चलेगा। अगर आपने मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे, मैं वैसे इस तरह मशवरा तो देता ही नहीं हूँ कि फ़लाँ स्टॉक लें या फ़लाँ ना लें। अगर जो कोई अच्छा होता है जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाता हूँ, वो उसका ये कर देता हूँ कि आप ख़ुद भी ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने रिसर्च के बाद लें। दूसरा, उसकी बेस पे अगर आप लेते भी हैं तो आपकी अपनी एक तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, और दूसरा अगर लेते भी हैं तो उसको लॉन्ग, मेरी जितनी भी वीडियोस में जो मैं बात करता हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से करता हूँ। तो एक आध सीज़न की प्राइस नीचे जाने से अगर आप देख के घबरा गए हुए हैं और आपको वो डिसीजन शायद अपना अगर अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपको वो अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो काफ़ी रिस्की चीज़ है। और अगर आप इस तरह रिस्क नहीं ले सकते या एक आध दफ़ा थोड़ा सा प्राइस नीचे जाने की वजह से जिसमें कोई फंडामेंटल रीज़न इतनी ना भी हो, तो अगर आप घबरा जाते हैं तो आपको फिर म्यूचुअल फंड्स पे रिलाई करना चाहिए, या फिर आप मनी मार्केट की तरफ जा सकते हैं, कि फिर स्टॉक मार्केट आपके पास का काम नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट थम्स अप, और नीचे कमेंट्स में अपनी आरा का ज़रूर इज़हार करें। और इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करता रहता हूँ। अगर आपने भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाना हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।